नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम एट 4। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। प्राइम एट 4 में दिखाएंगे आज पीएम मोदी का संदेश, मेरा परिवार ही देश। लालू के बयान पर कैसे कटा सियासी कलेश, पूरी खबर होगी आपके सामने, पूरी डिटेल के साथ होगी आपके सामने। तो वहीं दिखाएंगे आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पीएम मोदी की 400 प्लस वाली तैयारी कैसे पड़ेगी इंडिया गठबंधन पर भारी, ये पूरी खबर आपके सामने होने वाली है। आज प्राइम एट 4 में बात होगी वोट के बदले नोट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों 26 साल पुराना अपना फैसला पलटा। अगर भ्रष्टाचार करते हुए कोई विधायक या सांसद पाया जाता है तो अब क्या होगा, उसकी पूरी जानकारी प्राइवेट 4 में आपके सामने हो। और धर्मांतरण के दुर्ग में बजरंगियों का युद्ध कैसा आया वो भी आपको दिखाएंगे। एक एक करके सारी खबरें सामने होगी, लेकिन सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की। पीएम मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर है, जहां उन्होंने हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान पीएम ने मंच से आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के हमले का जवाब दिया। तेलंगाना में पीएम मोदी ने परिवारवाद के खिलाफ नारा दिया और नारा कहा कि पूरे देश कहता है कि मैं हूं मोदी का परिवार। पीएम ने कहा कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। तो प्रधानमंत्री मोदी के नारों के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना बायो चेंज किया और नाम के साथ जोड़ दिया कि मैं मोदी का परिवार। उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं जरा देखिए। उसमें गृहमंत्री अमित शाह शामिल हैं, उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सबने अपने बायो में लिखा मैं मोदी का परिवार। और इसी बीच बीजेपी की तरफ से लालू यादव और इंडिया अलायंस पर हमला किया गया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इन लोगों का लक्ष्य केवल परिवार को बढ़ावा देना है। खुरदार लोकतंत्र के अलंबरदार बन के खड़े हैं। इनमें से क्या आपको लगता किसी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र और जगत गुरु बनाना है? ना, इन सब का लक्ष्य है कि 2047 तक यदि इनकी पार्टी रहे तो इनके परिवार के हाथ में सत्ता रहनी चाहिए, और यदि सत्ता मिल जाए तो सारी अर्थव्यवस्था इनके परिवार की मजबूत होनी चाहिए। मोदी जी का लक्ष्य है भारत विकसित प्रखर होकर आना चाहिए और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। इसलिए हम ये कहते हैं ना, हम रहे ना रहे, भारत ये रहना चाहिए। ये कहते हैं भारत रहे या ना रहे, भारत चाहे टुकड़े में रहे, मेरा परिवार रहना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी का बयान आपने सुना, लेकिन बीजेपी ने हमला ऐसे वक्त में किया जब एक दिन पहले ही पटना की रैली में लालू यादव ने पीएम मोदी पर परिवार को लेकर जोरदार अटैक किया था। आज अखिलेश यादव ने भी कहा कि बीजेपी के लोग परिवार वालों से वोट न मांगे। बहस बीजेपी को इसलिए नहीं करनी चाहिए, बीजेपी संकल्प ले कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देगी और किसी भी परिवार वाले से वो वोट नहीं मांगेंगे। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। तो अखिलेश यादव और लालू यादव के बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने ताबड़तोड़ पलटवार किया। बीजेपी ने लालू को राजनीति का जोकर बताया तो जेडीयू ने अपने अंदाज में लालू यादव पर प्रहार किया। श्रीमान लालू प्रसाद यादव एक भ्रष्टाचारी, सजायाफ्ता और वंशवादी लोग हैं। ये राजनीतिक जोकर भी रहे हैं। लोग कहता है कि ये राजनीति में फुहरपनी का बात करके बिहार के सम्मान को गिराते हैं, बिहारी को कहीं न कहीं लज्जित करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री पर आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं लालू जी।
किडनी बदल सकता है लेकिन सत्य नहीं बदल सकता है। आपको स्मरण है ना कि आप पोथी पतरा जला रहे थे जब सत्ता के मद में थे आप। आपको यह स्मरण है ना कि आपके शिक्षा मंत्री तथाकथित रामायण पर टिप्पणी कर रहे थे। सत्ता भोगने के लिए बाप बेटा का जुबान खामोश हो गया था। तब पिता 1 नंबरी या बेटा 10 नंबरी। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना में थे, जहां उन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही एक बार फिर परिवारवादियों पर अपने अंदाज में अटैक किया। साथियों, तेलंगाना के लोग ये जान चुके हैं कि परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। और ये चरित्र क्या है? 2 पक्की चीजें हैं उनके चरित्र में, एक झूठ, दूसरा लूट। राम मंदिर में सोने के दरवाजे हो या फिर मंदिर के स्तंभ, उनके निर्माण में तेलंगाना की भूमिका रही है। और इसके लिए पूरा देश तेलंगाना के लोगों का आभार व्यक्त करता है। राम लला का आशीर्वाद पूरे तेलंगाना के लोगों पर है। वहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी गारंटी की पिच तैयार करने में जुटे हैं। आज पीएम मोदी दक्षिण में, 7 तारीख को उनका जम्मू कश्मीर का दौरा है। आज से अगले 2 दिनों तक पीएम मोदी 4 राज्यों के तूफानी दौरे पर है। इन चारों राज्यों में तेलंगाना शामिल है, इन राज्यों में तमिलनाडु शामिल है, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। यहां पर लोकसभा की कुल मिलाकर के 119 सीटें हैं। तेलंगाना में 17 सीटें हैं। यहां से बीजेपी के 4 सांसद मौजूदा वक्त में। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें, ओडिशा में 21, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 42 सीटें। और कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इन 4 राज्यों की 119 लोकसभा सीटों पर है, ताकि मिशन 400 पार जो लक्ष्य दिया गया वो पूरा किया जा सके। तो वहीं आगे बढ़े, दिखाएंगे आपको धर्मांतरण के आरोप में कहां हुआ जमकर हंगामा। लेकिन पहले देखिए क्या है दिल्ली कूच के लिए किसानों का नया प्लान। पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दिल्ली कूच का नया प्लान बनाया है। किसान 6 मार्च को बिना ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली कूच करेंगे। किसानों ने 10 मार्च को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक रेल रोकने का भी प्लान किया है। करीब 3 हफ्तों से किसान अंबाला के शंभू बॉर्डर पर टिके हुए हैं। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आ रही है, जहां दुर्ग के एक चर्च पर धर्मांतरण का आरोप लगा। धर्मांतरण की खबर पर जोरदार प्रदर्शन होता है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें जरा देखिए आप, ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग की तस्वीरें, जहां धर्मांतरण का आरोप सामने आया तो बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए उस चर्च के बाहर। चर्च के बाहर जाकर के बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। तो ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग भी बाहर आ गए। दोनों के बीच में टकराव हुआ और अंततः पथराव हुआ। ये तस्वीरें वहीं की है, जरा पहले नारेबाजी सुनिए आप। और ये 4 तस्वीरें हैं जिसमें बता रहे हैं कि अगर हंगामा वहां पर बढ़ा तो 7 से 8 थानों की पुलिस को वहां तैनात करना पड़ा। सड़क पर पड़े पत्थर और पुलिस के साथ नोकझोंक, ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। कभी पुलिस लोगों को रोक रही है और कभी लोग मनमानी करते दिखाई पड़ रहे हैं। धर्मांतरण की खबर यहाँ जंगल की आग की तरह फैल गई और फिर देखते ही देखते पूरा माहौल गर्मा गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता रायपुर नाका के पास चर्च पहुंचे। बस फिर क्या था, जमकर हंगामा हुआ। मामले की जानकारी मिलते ही आनन फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। लोगों को समझाने बुझाने की खूब कोशिश हुई, लेकिन लोग कहां मानने वाले थे। लोगों की पुलिस कर्मियों के साथ भी जमकर बहस हुई। रायपुर नाका के पास एक एरिया में 2 पक्षों के बीच में तनाव हुआ, कुछ गलतफहमियां हुई और उसमें वो दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और इसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करके दोनों को समझाया गया और कानून के अनुसार हम आगे की कार्रवाई कर रही है। इसमें जांच की जाएगी किसने गलत
गलत कार्य किया, कौन कौन इन्वॉल्व था, उसके हिसाब से हम जो भी उचित होगा वो कार्रवाई करेंगे। आरोप है कि चर्च में धर्मांतरण की खबर लगते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता चर्च पहुंचे और फिर जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये देखकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए और उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता चर्च के अंदर घुस गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और हंगामा हुआ। और अभी जब हम लोग यहाँ आए तो वो लोग पीछे से लाठी डंडा चलाना और पत्थरों से मारना, महिलाओं को सामने करके करना। उसके बाद हमारी टीम जब उसका विरोध की तो वो लोग उग्र होके अपनी संख्या बलों को बढ़ा के आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग वहां पर धर्मांतरण सुनने में। फिलहाल माहौल शांत है, पुलिस बल मौके पर है और स्थिति नियंत्रण में है। और अब बात वोट के बदले नोट मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में बड़ा फैसला सुनाया। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। नरसिम्हा सरकार के 1998 के फैसले को पलट दिया, यानी 25 साल पुराने फैसले को पलटा गया। सांसदों को कोई विशेषाधिकार छूट नहीं मिलेगी। घूसखोरी पर सांसदों और विधायकों पर केस चलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसदों को ऐसा कोई भी कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अपना पिछला फैसला पलट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को 26 साल पुराना फैसला पलट दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पादरीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने साफ किया कि घूसखोरी के मामले में सांसद हो चाहे विधायक हो, उस संसदीय विशेषाधिकारों यानी इम्यूनिटी का फायदा नहीं उठा सकते। तो अब जरा आपको विस्तार से समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्या क्या डेवलपमेंट इस मामले में अब तक हुआ है। 1998 में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 3:2 यानी 5 जजों की पीठ थी, उसमें से 3 जज एक पक्ष में, 2 जज एक पक्ष में, उसके बहुमत से तय किया कि ऐसे मामलों में जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो एमपी एमएलए होते हैं, उन पर मुकदमा चलाया नहीं जा सकता। लेकिन 26 साल बाद 7 जजों की संविधान पीठ ने इस फैसले को पलट दिया। फैसला सुनाते हुए क्या कहा गया, ये सुनिए जरा। सीजेआई ने कहा कि अगर कोई घूस लेता है तो केस बन जाता है। यह मायने नहीं रखता कि उसे बाद में वोट दिया गया या फिर स्पीच दी है। आरोप यह कि जिस वक्त कोई सांसद घूस स्वीकार करता है, यह आरोप उसी वक्त बन जाता है और वह अब कानून के दायरे में होगा। कोई संसदीय छूट इस मामले में नहीं होगी। 7 जजों की संविधान पीठ ने करीब 26 साल पुराने फैसले को पलटते हुए साफ कहा कि वो 98 में दिए गए पीवी नरसिम्हा के उस फैसले से सहमत नहीं, जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट के लिए रिश्वत लेने के लिए मुकदमे से छूट दी गई थी। संविधान पीठ ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा, घूसखोरी को संसदीय विशेषाधिकारों से संरक्षित नहीं किया जा सकता। ऐसे मामले में सांसद इम्यूनिटी का लुत्फ नहीं उठा सकते। आर्टिकल 105 और 194 के तहत घूसखोरी को इम्यूनिटी नहीं दी जानी चाहिए। इम्यूनिटी देने से आम जिंदगी में नैतिक सिद्धांत और ईमानदारी खत्म हो जाएगी। 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 के उलट है। विधायक अगर पैसा लेके सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में, तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है। आपको बता दें कि अक्टूबर में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि रिश्वतखोरी कभी भी मुकदमे से छूट का विषय नहीं हो सकती। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब किसी सांसद विधायक को कानून से ऊपर रखना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के इस फैसले का व्यापक असर हो सकता है और इसके जद में कई जनप्रतिनिधि भी आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, दिखाएंगे आपको जापान में बीच समुद्र खौफनाक रेस्क्यू की तस्वीरें। उससे पहले देखिए सरपट अंदाज में देश की बड़ी पॉलिटिकल खबरें। चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर की कुर्सी पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। बीजेपी उम्मीदवार कुलजीत सिंह संधू ने चुनाव में जीत हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार को 19 और कांग्रेस उम्मीदवार को 16 वोट मिले, वहीं 1 वोट रद्द हो गया। दूसरी तरफ चंडीगढ़ डिप्टी मेयर के चुनाव में भी बीजेपी को जीत मिली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्रियों को बेवजह के बयानों से बचने की सलाह दी गई।
जिन लोगों को बोलने की जिम्मेदारी दी गई वही लोग पार्टी और सरकार का पक्ष रखेंगे। बैठक में पीएम मोदी ने विकसित राष्ट्र बनाने के रोड मैप और मोदी 3.0 के पहले 100 दिन की प्लानिंग पर चर्चा की। अरविंद केजरीवाल सरकार ने बजट में घोषणा की है कि दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला को प्रत्येक महीने 1000 रुपए देगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने यह बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए की यह राशि दी जाएगी। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री आतिशी ने यह बड़ी घोषणा की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने नहीं पेश हुए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है। सीएम केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सवालों के जवाब देने की बात कही, जिस पर ईडी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि पूछताछ का लाइव प्रसारण हो। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने आज अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन किए। मध्य प्रदेश की पूरी कैबिनेट बस से अयोध्या पहुंची। वहीं रामलला के दर्शन के बाद अयोध्या में ही मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक भी हुई। इसी बैठक में कैबिनेट ने फैसला किया कि अयोध्या धाम में मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए धर्मशाला का निर्माण करवाया जाएगा। इसी बीच बड़ी खबर है, पंजाब विधानसभा में जहां फिर जमकर हंगामा हुआ है। प्रताप सिंह बाजवा और सीएम मान के बीच जोरदार बहस हुई है। कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया तो कांग्रेस विधायक कोटली सदन से निकलते ही रोने लगे। दलित विधायक का अपमान करने का आरोप लगाया। सीएम मान ने कांग्रेस से गठबंधन पर भी सवाल उठाए। सीएम मान ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी किसके साथ बैठते हैं? मेरे साथ। क्या आप कभी उनके साथ बैठे? एक तरफ आप हमारे साथ ये सीट बंटवारे में बातचीत थी कि एक तरफ आप हमारे साथ समझौता कर रहे हैं। अंदर दलता का डिप्टी मुख्यमंत्री बनाओ, मैं नारे लगा रहा सी और इन्ना अपमानजनक शब्द बोलना मेरे वास्ते कि ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਸੰਘਾਓ। सीएम साहब, मैं पंजाब ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ, मैं कांशी राम साहब ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸੀ। सेल्फ रिस्पेक्ट दी मूवमेंट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आया। वहीं